अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम को। और आज है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। बहुत ध्यान से आप सभी को सुनना है। ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में, हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले उत्सर्जन तंत्र के बारे में यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और समझेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो है मानव में उत्सर्जन और पादप में उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बहुत अच्छे से आप सभी को सुनना है और समझना। आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बेसिकली इन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत मन से पढ़ो और थोड़ा सा टाइप ऑफ चीजें यहाँ पे आपके लिए नई होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक आपने किडनी की फंक्शनिंग को अच्छे से नहीं समझा होगा, तो आज आप बहुत अच्छे से समझोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेरे साथ में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड अवर क्लास फॉर टुडे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जब भी मैं आपको बताती हूँ कि पढ़ाई करनी है तो मन से एक बात तो जरूर होती है कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी नीड क्या है, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आज के इस टॉपिक की नीड क्या है, वाई हम क्यों पढ़ ही रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इतने बड़े उत्सर्जन तंत्र को, मानव में उत्सर्जन को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऑलरेडी अगर मैं आपके वाई क्वेश्चन का जवाब दूं तो मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि जब भी हम पोषण करते हैं, ठीक है भाई, यानी कि न्यूट्रिशन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोसेस में बहुत तरह के डाइजेशन होते हैं, बहुत तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि इन सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज में मैं आपसे बात करूं, क्या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। जब भी मैं आपसे बात करूं कि भाई अब ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है, हमारा रेस्पिरेशन हो सकता है, हम बात करें न्यूट्रिशन की तो वो भी हो सकता है। क्योंकि एक बात बताओ, जब भी हम बात करते हैं डाइजेशन की, ठीक है, जब हमने भोजन का इंटेक किया उसके बाद भोजन का पाचन किया यानी कि डाइजेशन किया, ठीक है, इसी के साथ में आपसे बात करूं रेस्पिरेशन की यानी कि श्वसन की, तो एक बात बताइए मेरे को कि जब हमने पाचन पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस क्या हो रहे हैं हमारे शरीर में, सिक्रीट हो रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, सेम वे अगर मैं श्वसन की बात करूं तो मैंने आपको प्रॉपर पढ़ाया था कि क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, हमने समझा था, क्रैब्स साइकिल समझा था। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इवन अगर हम बात बोले ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो भी हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो परिसंचरण हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोई वेस्ट मटेरियल नहीं बन रहा होगा? डेफिनेटली बन रहा होगा। तो ये सारी क्या है भाई, ये सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं। क्या है ये सभी? बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं। बहुत ध्यान से समझना है कि आपके वाई का आंसर क्या है भाई। अब इन सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज में हम क्या देख रहे हैं भाई, इन सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज में हमें क्या देखने को मिला कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। वेस्ट का क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि वेस्ट क्या हो रहा है, शरीर में इकट्ठा हो रहा है भाई। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है इसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद से सोचो, हमारे घरों में डेली यूज का हम सामान करते हैं, सामान को डेली यूज करते हैं, खाना बनता है भाई, सब्जी बनती है, मैं बात करूं आपसे तो डेली वेजिटेबल्स को हम पील करते हैं, फ्रूट्स के छिकले हैं, सब्जियों के छिकले हैं, और भी बहुत सारी चीजें गंदगी जो डेली निकलती है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कचरा वाला आता है, बैग्स में पैक करते हैं और उसको क्या कहते हैं, डेली हर दिन वो कचरा बाहर घर से भेजा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन आपने मिस कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आपने मिस कर दिया, आप देखते हो तीसरे दिन तक उससे स्मेल आने लगती है, और ज्यादा दिन कचरा इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, उसमें कीड़े, बीमारियां, फंगस, बैक्टीरिया,
तो अब सोचो, जब हमारे पर्यावरण में शरीर से बाहर गंदगी का ये हाल है, तो अगर हमारे शरीर में वेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो क्या ही होगा। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट इज वेरी नेसेसरी। तो भाई क्या है, तो अब समझ में आया कि इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम पढ़ते हैं उत्सर्जी तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो नीड क्या है भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम की? आई होप अब यू ऑल आर आंसरेबल। अब आप सबको ही पता होगा क्या, टू रिमूव वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या है भाई? वज्र पदार्थ जो है, खराब पदार्थ, कूड़ा करकट, वेस्ट है ना। बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? इसको अगर बहुत ज्यादा हिंदी हो तो बोलेंगे वज्र पदार्थ, ठीक है ना। तो टू रिमूव वेस्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई होप इतना आप समझते हैं। तो टू रिमूव वेस्ट, जो कूड़ा करकट खराब चीजें हैं, शरीर के लिए वेस्ट है। अभी मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि शरीर के लिए एक्चुअली वेस्ट है क्या। तो टू रिमूव वेस्ट मटीरियल्स, टू रिमूव वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ध्यान से समझना है सभी बच्चों को, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है ना। ये क्या है? इसके लिए हमें जरूरत है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ कि एक्चुअली में हमारे शरीर के लिए बात करते हैं वेस्ट है क्या। मतलब इतने सारे प्रोसेसेस जो मैंने आपको गिना दी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बायोकेमिकल एक्टिविटी और ना जाने कितनी कुछ एक्सेट्रा, मतलब इतनी सारी चीजों के लिए। तो एक्चुअली में वो वेस्ट होता क्या है बेटा? तो वो वेस्ट है हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में? वो क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। लाइक हम बात करें आपसे, वो क्या है? हमारी यूरिया है, यूरिक एसिड है। आई बात समझ में आपको? यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये क्या है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूरिक अम्ल और कुछ लवण एक्सेट्रा जो है, ये हमारे शरीर के लिए वेस्ट है और इनका टाइम टू टाइम हमारे शरीर से रिमूव होना इज वेरी नेसेसरी। वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन भी हो सकता है, मूत्र के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी तरीके से, बट इनका रिमूव होना जरूरी है, ठीक है। ना सिर्फ हमारे ब्लड से, हमारे शरीर से। अब एट द सेम टाइम एक बात बहुत अच्छे से सीखो भाई, ये यूरिया, ये यूरिक एसिड भाई, अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारे लिए तो क्या है? वेस्ट है। बट द सेम टाइम ये यूरिया, ये यूरिक एसिड जो है, वो प्लांट्स के लिए क्या है पता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए वेस्ट है, बट हमारे प्लांट्स के लिए ये कैसा है? बहुत ज्यादा उपयोगी है। प्लांट्स यूज कैसे करते हैं इसका? प्लांट्स यूजेस दीज यूरिया और यूरिक एसिड सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या करते हैं? दीज यूरिया और यूरिक एसिड सब्सटेंसेस in the form of fertilizers। अब एक चीज ध्यान से समझना, क्या भाई? फर्टिलाइजर्स के रूप में ये जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कौन? प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स बोले तो उर्वरक। क्या होते हैं? उर्वरक। आप सबने ही देखा होगा, बहुत कॉमन एक हमारी खाद है, सॉरी खाद बोलना गलत होगा, खाद तो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं, फैक्ट्री मेड होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं। जूनियर क्लासेस में खास तौर पे आपने 8th क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये एक्चुअली में क्या है? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना। एक इनका फिक्स रेशियो होता है। साथ ही साथ इनमें क्या होते हैं? बहुत तरह, आपने यूरिया का भी नाम सुना होगा, उसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम तो है ही है। एनपीके जो फर्टिलाइजर्स है, सेम आपने सुना होगा यूरिया का क्या किए जाते हैं? यूरिया पाउडर या इसकी छोटी छोटी बॉल्स आती है, इस फॉर्म में क्या किया जाता है? पाउडर फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं हमारे खेतों में, फील्ड्स में, फॉर गुड यील्ड, अच्छी से उपज होती है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए वेस्ट हो वो प्लांट्स के लिए भी वेस्ट हो। अब खुद से सोचो ना,
हम तो जब फोटो से सॉरी फोटो से जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं ना। चलिए, अब मैंने आपको ये बात समझाई, आई होप एक बेस तैयार हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आया, वो आपको सोल्यूशन मिला कि एक्चुअली में हम क्यों एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वक्र। अब मैं आपसे बात करूंगी कि एक्चुअली में व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना। चलिए, तो अभी फिलहाल आप पढ़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक जोड़ी वक्र, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वक्र जो है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट में स्थित होता है। तो चलो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इनकी पोजीशन की भी बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड पे लगातार होना चाहिए। एक्चुअली में अगर हम पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम करें, बात करें, ठीक है ना, कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो सबसे मेन पार्ट होता है बेटा, वो होता है वन पेयर किडनी। एक पेयर क्या होती है? किडनी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती किडनी। एक्चुअली जैसे राजमा होता है ना, बिल्कुल उस आकार की होती है। ध्यान भी दिया होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे की ओर बात करते हैं। एक पेयर किडनी से मतलब ये है बेटा, एक जोड़ी होती है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो क्या कहेंगे हम? टू इन नंबर्स। ठीक है भाई, चलिए, यानी कि संख्या में कितनी होती हैं? दो होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई और कौन सी चीज पेयर में होती है, अगर आप फिगर के थ्रू देखो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे, कि यहाँ पे हमने देखा कि ये है किडनी टू इन नंबर्स, यानी कि वन इन पेयर। अगेन हमने देखा टू इन नंबर्स, वन इन पेयर यूरेटस है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है भाई। हिंदी में बात करें तो इसको, किडनी को तो हम वक्र कहते हैं भाई, सिंपल सी बात है। यूरेटर्स को हम बेटा बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर को हम बोलते हैं मूत्राशय और यूरिथ्रा को हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये क्या है, पार्ट्स की हम बात कर रहे थे। तो वन पेयर किडनी, बीन शेड, नंबर्स में हम बोले तो टू इन नंबर्स। चलिए, अब आगे बात करते हैं भाई, क्या होता है? एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है? सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसको हम बोलेंगे क्या? ये होता है मूत्राशय। नंबर में भी एक होता है और पेयर होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इसी तरह से बात करते हैं तो वन पेयर क्या होते हैं? एक पेयर होते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स, ठीक है, आई बात समझ में। तो वन पेयर यूरेटर्स का मतलब है, यूरेटर्स को बेटा हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। और ये नंबर्स में कितनी होती है? अगर हम बात करें तो नंबर्स में ये होती है टू, वन पेयर यूरेटर्स और टू इन नंबर्स। ठीक है, चलिए, और इसी तरह से हमारे ये सारे मेन पार्ट्स हैं। और एक सिंगल वन क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। मैं इसलिए प्रॉपर लिख के भी बता रही हूँ, नहीं तो फिगर में भी था, क्योंकि यहाँ से कई बार इनके नामों में कंफ्यूजन हो जाती है। एक यूरेथ्रा होता है जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, जिससे हो करके हमारे शरीर से मूत्र का विसर्जन होता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है भाई? सभी को समझ में आया? सभी को मैंने हिंदी नेम, इंग्लिश नेम सभी में आपको समझाने की कोशिश की है। एक काम करती हूँ, ये थोड़ा बीन शेप नहीं लग रहा है, वहां तो बना ही हुआ है कुछ इस तरीके से। बीन शेप्ड हमारी किडनी होती है, जिसको वक्र, कॉमनली बेटा इसको गुर्दे भी कहते हैं। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को सारी चीजें। अब बात आती है कि भाई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, अब बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में। ये तो सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक लाइन आपने और पढ़ी
कि वक्र यानी कि गुर्दे या किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट में स्थित होते हैं। क्या कहने की कोशिश की गई है यहाँ पे? चलो, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर बात करें हम पोजीशन की, किसकी बात करें? एक्चुअली में अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ किडनी इन अवर बॉडी, तो हम बात करते हैं जो किडनी होती है, यानी कि जो किडनी या वक्र है, ये क्या है? ये जो किडनी बोलूं मैं आपसे या वक्र बोलूं, तो ये क्या होते हैं? ये रेट्रोपेरिटोनियम होते हैं। क्या होते हैं ये? रेट्रोपेरिटोनियम। अब आप सोचोगे कि रेट्रोपेरिटोनियम से क्या मतलब है भाई? पहले मैं लिख देती हूँ ये शब्द, फिर आपको इसका मतलब बताती। रेट्रोपेरिटोनियम बहुत अलग सा वर्ड होगा आपके लिए फिलहाल, अभी जस्ट क्योंकि आप 9th क्लास पास ऑन करके 10th क्लास में पहुंचे हो। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब बेसिकली बेटा ये होता है कि स्पेस, ये वो जगह है, स्पेस लोकेटेड बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि वो स्थान जो हमारे उदर गुहा के, रेट्रोपेरिटोनियम से मतलब ये है कि वो स्थान जो हमारे उदर गुहा के पीछे, उदर बिल्कुल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उदर गुहा के पीछे रीढ़ की हड्डी में धसा होना, रीढ़ की हड्डी में इम्बीडेड धसा होना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसलिए समझा रही हूँ बेटा, एकदम डीप में, कि आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, एब्डोमेन रीजन में आगे की ओर क्या होते हैं? हम बात करें तो हमारा ऑब्वियस सी बात है स्टमक है। साथ ही में अगर मैं बात करूं आपसे, स्टमक के साथ साथ अगर मैं बोलूं आपसे, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, ये आगे की ओर है। लेकिन इसी एब्डोमेन के पीछे रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना, डोर्सल हिस्से में हमारी किडनी होती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियम। चलिए भाई, कभी आप देखना कि कभी किसी पेशेंट के अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जो बेसिकली स्टिचेस होंगे आपको जो दिखेंगे, जो चीरा होगा, जो कट होगा, वो आपको रीढ़ की हड्डी में दिखाई देगा, ना कि आपको पेट में आगे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बातें तो हमने जान ली। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। क्या क्या अगर जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो उसे बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना, अगर आपने पिछला लेक्चर मन से देखा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या देखा होगा? अगर आपने रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ा है तो पक्की बात है आपको एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो बेटा आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रेस्पिरेशन का लेक्चर पड़ा है, वहां पे आप उसे एक बार देखो, देन एक्सक्रीशन का देखो, डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलो भाई, अब बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहां देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त से बाहर निकाल दिया जाता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने बहुत सिंपली जाना था कि जो एल्वुलाई होते हैं, इन एल्वुलाई में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फाइन से हमारे लंग्स में, और क्या होता है इनके साथ जुड़ी होती है ब्लड वेसल्स। क्या होता है इनसे, इन एल्वुलाई में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ती हैं और बदले में इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये सिंपली विसरण यानी कि डिफ्यूजन हो रहा है। और इस तरीके से क्या हो रहा है भाई? सिंपली गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। गैशियस एक्सचेंज होने से मतलब क्या है कि भाई अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, और इस ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है? ऑक्सीजन को याद करो, देखो कितना रिलेटेड है। अब किसकी बारी आ गई? परिसंचरण तंत्र की। इस ऑक्सीजन को पूरे हृदय से शरीर के हर हिस्से तक कौन लेके जाता था? याद करिए, एरोटा, महाधमनी। और पूरे शरीर से CO2 रिच ब्लड लेकर के कौन आता था? बताइए, वेना कावा। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कौन लेकर के आता था? वेना कावा।
जिसको हम बोलते हैं महाशिरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बताओ भाई। ये चीजें क्यों बता रही हूँ कि बस थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड को वक्रों में रक्त से बाहर निकाला जाता है। अब ये कैसे हो रहा है भाई ये पूरा प्रोसेस? कि ये तो चलो मैम ने आपने बता दिया कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज हुई, कितने सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, वेस्ट को एक्यूमुलेटेड वेस्ट को एक्सपेल आउट करना, शरीर से बाहर निकाले इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस तरीके से होगा, वो क्या है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट, बट ये प्रोसेस किस प्रकार होगा, इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं समझते हैं उसके आगे की ओर कि ये प्रोसेसिंग एक्चुअली में होगी कैसे। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा चीजें, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिगर से भी आप फैमिलियर हैं यहाँ पे। चलते हैं, अच्छे से मैंने अभी आपको बताया था कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप सभी लोगों को, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी बच्चों का। बेटा होता क्या है, ये हमारे बाएं वक्र की धमनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, आप सभी को दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, मैं बात यहाँ की कर रही हूँ, ठीक है। ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हो, एक्चुअली में ये क्या है, ये है महाधमनी। व्हाट इज दिस? ये है महाधमनी। और महाधमनी को हम बोलते क्या है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं बेटा? एरोटा। ये वही एरोटा है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर के आती है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट कभी इस तरीके से तुमने सोचा है कि जब ये पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा रही है, तो याद करो मैंने बताया भी था कि ब्लड बेचारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलता है, ये तो हार्मोन लेके भी चलता है। ये ब्लड ही है जिसमें एंजाइम भी है, ये ब्लड ही है जिसमें CO2 भी है, और ये ब्लड ही है जिसमें वेस्ट मटेरियल भी है। क्योंकि इतनी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है, तो जो वेस्ट बन रहा है वो वेस्ट भी तो इसी ब्लड में मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये जो एरोटा है ये ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे ध्यान देना है, O2 रिच, बिल्कुल O2 रिच प्लस वेस्ट मटेरियल अपने साथ ब्लड में है। जब ये एरोटा ब्लड को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है पूरे शरीर में, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन भी है, और इस ब्लड में एट द सेम टाइम जब ये पूरे शरीर में रन कर रहा है तो वहां पे वेस्ट मटेरियल भी है। यानी कि एक तरीके से ये ब्लड कैसा है, ये इम्प्योर है, ऑक्सीजनेटेड एंड इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड एंड इम्प्योर। ऑक्सीजनेटेड है फॉर श्योर, बट एक्चुअली नेचर में ये कैसा है, यह एक इम्प्योर ब्लड है। कैसा है बच्चों, ये एक इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें वेस्ट मटेरियल है। ठीक है भाई, चलो अब ये जो एरोटा है आप देख रहे हो, इस एरोटा की एक ब्रांच आपको लेफ्ट किडनी में, तो इसकी एक ब्रांच राइट किडनी में भी जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल जा रही है। ठीक है भाई, एरोटा एक तरह की आर्टरी है, ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको। सेम टाइम पे आप ये जरा ब्लू कलर का कुछ देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये क्या है भाई, ध्यान से देखिए। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये है महाशिरा। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ सेम कलर से। ये क्या है, महाशिरा। महाशिरा की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है वेना कावा। क्या बोला जाता है, वेना कावा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेना कावा, अब देखो एक बात तो है, बहुत मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं कि जिस बच्चे ने परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है,
वो तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने रैंडमली ये वीडियो देखना शुरू किया है तो उन्हें डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आपने वहां पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं वेना कावा का क्या फंक्शन है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीजों को सीरीज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो वेना कावा क्या होती है? वेना कावा पूरे शरीर से कैसा रक्त लेकर के आती है? CO2 रिच ब्लड लेकर के आती। कैसा ब्लड लेकर के आती है ये CO2 रिच ब्लड लेकर के आती है अपने साथ में। अब ध्यान से देखो, इस वेना कावा की भी कुछ ब्रांचेस दोनों किडनीज में जा रही है। एरोटा की तो जा ही रही थी, अब इस वेना कावा की भी जाते दिखाई दे रही हमें, बिल्कुल। चलिए, अब आगे बात करते हैं। ये हमारी बात आती है किसकी? अब यहाँ पे बात आ रही है मूत्र मार्ग की, ठीक है भाई। जो जो चीजें बाकी तो ये सिंपल है, ये है बायां वक्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई वक्र धमनी, क्योंकि अब जब ये एरोटा की जो ब्रांचेस लेफ्ट किडनी में जाएंगी तो उसे हम बाई वक्र धमनी बोलेंगे, जो राइट किडनी में जाएंगे उसे हम दाई वक्र धमनी बोलेंगे, सिंपल। अब बात आती है किसकी? मूत्राशय की। भाई सिंपल सी बात है, मूत्राशय के बारे में अगर आप जानते हैं, जानेंगे तो बहुत इजी सी चीज है, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। वो ये है सिंपली, यह एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? यह एक बैग लाइक बोलो या फिर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों? ये कैसा होता है? यह मांसपेशियों का बना होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। हम बात करें आपसे, मूत्राशय की बात करूं, या इसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, चीज यही है, सिंपल सी बात है। एक मिनट बेटा, अगर हम आपसे बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, तो एक्चुअली में ये क्या है? यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। जिसमें क्या होता है? जिसमें यूरिन स्टोर होता है, टेम्परली स्टोर होता है, धीरे धीरे ये एक्सपेंड करता है। जैसे जैसे यूरिन फॉर्म होता है ये एक्सपेंड करता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल कौन करता है पता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि यह हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है। जब ये आधे से ज्यादा फिल हो जाता है तो हमें होता है अर्ज टू यूरिनेशन, यानी कि मूत्र त्याग की इच्छा। और हम क्या करते हैं? जब यूरिन पास करते हैं तो ये ब्लैडर फिर से खाली हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये तो इतनी चीज थी कि कैसे कैसे क्या है। अभी हमने बेसिकली सबके फंक्शन को देखा, बट चीज केवल यहीं तक नहीं है। अभी आपको इसके प्रॉपर डिटेल फंक्शनिंग के बारे में जानना है, ठीक है, वो कैसे होता है। चलते हैं भाई आगे की ओर। एक मिनट, अगर आप लोग चाहें तो इसे फटाफट नोट डाउन करें या एक बार ध्यान से देखिए। नोट डाउन करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर चीजों को नोट डाउन करें, आपके पास पूरा टाइम है अच्छे से। बट एक बार आप इसे देखिए अच्छे से, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा, फिर से ध्यान ब्लैक बोर्ड पे। जो एरोटा होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जो एरोटा है, या जिसे कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? महाधमनी। यह लाती है हृदय से शुद्ध रक्त, मेरे सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन बेटा अभी मैंने बताया कि यही एरोटा लेफ्ट किडनी में भी गई। भाई इसकी ब्रांचेस गई, बट एक्चुअली में तो एरोटा ही गई ना। इसके अपने ब्रांचेस में डिवाइड होके इसने लेफ्ट किडनी में भी एंट्री मारी, सेम टाइम पे इसने राइट किडनी में भी एंट्री मारी। वेना कावा का भी बोले तो सेम बात है, इसने राइट किडनी में भी एंट्री मारी, लेफ्ट किडनी में भी एंट्री मारी। अब ध्यान से सुनो भाई मेरी बात। क्या ये जो एरोटा है, ये क्या होती है? ये डिवाइड होती है आर्टरी में। आर्टरी बोले तो हम सबको पता है इसे क्या बोलते हैं? धमनी। फिर क्या होता है? ये जो एरोटा है ये आर्टरी है,
ये किस में डिवाइड होती है? और फाइन। तो अगर इसको चलो एक काम करो, ये इसको थोड़ा सा किया था, फिर इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा। फिर ये आर्टरी किस में डिवाइड होती है हमारी? कैपिलरीज में। किस में डिवाइड हुई? कैपिलरीज में। कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। अब आप एक बात सोचो, ये जो कैपिलरी है बेटा, ये इतनी पतली होती है जितना कि आपका एक हेयर। समझ में आ रही मेरी बात? एक हेयर स्ट्रैंड के बराबर पतली होती है एक कैपिलरी। इतनी थिन होती है, वेरी थिन होती है, बहुत थिन। अब सोचिए थोड़ा कुछ इस तरीके से सोचो कि दोनों किडनीज में कितनी पतली कैपिलरीज का पूरा एक जाल फैला हुआ है। बिल्कुल, एरोटा डिवाइड हुई आर्टरी में, आर्टरी फिर कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज वेरी थिन कैपिलरीज दोनों किडनीज में क्या हो गई? पहुंच गई भाई। अब आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से सोचो। ये डिवाइड हो गई वेरी थिन कैपिलरीज में। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो हमको क्या समझ में आता है? हमें ये बात समझ में आ रही कि ठीक है भाई, ये कैपिलरीज हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ये जो कैपिलरीज हैं किडनी के अंदर, खुद से सोचिए, सेम वे जो वेना कावा है, सेम वे अगर मैं बात करूं जो वेना कावा है, जिसको कि हम बोलते हैं महाशिरा, ये वेना कावा भी तो जब दोनों किडनीज में जाती होगी तो वेरी थिन वेन्स में कन्वर्ट होती होगी कि नहीं होती होगी? बहुत ज्यादा पतली वेन्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं शिराएं। अब मेरी बात को ध्यान से, चलो एक काम करो, या फिर इसको केवल शिरा कह लो, ठीक है भाई? पतली पतली वेरी थिन शिरा, भाई ये भी क्या होंगी? बहुत थिन होंगी। ठीक है, अब आपके मन में आया कि अच्छा भाई, हमारी आर्टरी का जाल है तो वैसा ही कुछ जाल हमारी राइट और लेफ्ट किडनी में वेन्स का भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इसके साथ और एक बात सुनो, ना सिर्फ ये है बल्कि आपकी दोनों किडनीज में, ध्यान देखो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये यूरेटर्स दिखाई दे रही है, मूत्रवाहिनी। अच्छा चलो नहीं दिख रहा, फिर से दिखाते हैं। ध्यान से देखो, ये यूरेटर्स भी यहीं से निकल रही है, किडनी से। तो डेफिनेटली इन यूरेटर्स की भी बहुत फाइन ब्रांचेस आपको इन दोनों किडनीज में देखने को मिलेंगी। यूरेटर्स, यूरेटर्स बोले तो मूत्र वाहिनी, इनकी भी आपको बहुत फाइन ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? हमारी किडनीज में। अब क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो। हमने बताया दोनों किडनी में एरोट्रास किस में बदल गई? कैपिलरीज में। वेना कावा किस में बदल गई? थिन वेन्स में बदल गई। वहीं पे कौन थी? वहां पे ही आपको बहुत सारी थिन ब्रांचेस मिल रही थी, यूरेटर्स की भी। अब एक्चुअली में इस किडनी के अंदर हो क्या रहा है गपलेबाजी, ये ध्यान से देखो। एक्चुअली में बेटा होता ये है कि जो हमारी ये बड़ी थिन सी कैपिलरीज है, बहुत ध्यान से समझना है क्या होता है भाई। ये बड़ी थिन सी ये जो कैपिलरीज है, काम करती हूँ, इनको मैं रेड कलर से दिखाती हूँ। ये जो थिन सी कैपिलरीज, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है सभी को। ये बड़ी थिन सी, सब कुछ किडनी के अंदर हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट किडनी हो चाहे राइट किडनी हो, ठीक है। ये थिन सी कैपिलरीज हमारी वेन्स से मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? लेफ्ट किडनी या राइट किडनी, मतलब एक्चुअली में हमारी किडनीज में। ये हमारी वेन्स से मिलती हैं, ठीक है। कहाँ पे? इनसाइड द किडनी, इनसाइड द किडनी, वक्र के अंदर ये मिलती हैं भाई। होता क्या है भाई, अब ध्यान से देखो, ये तो अपने साथ ऑक्सीजन, ये सब कुछ हो किस में रहा है? एक काम करूं, बड़ी सी किडनी बना दूं क्या, ताकि और रिलेट कर सको, कि बेसिकली आपको समझ में आ जाए ये किडनी। और
किडनी जैसा दिख तो नहीं रहा, बट आपको समझना है ना, तो समझो, मैं आपको भी यहाँ समझा के ही तो आ रही हूँ। ये अब एक काम जरूर करते थे, लिख देते हैं भाई, ये जो है ये क्या है, बड़ी थिन सी कैपिलरी है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से हैं ये वेन्स है, ये आपस में मिलती हैं भाई। अब क्या होगा, कैपिलरी जो है एट द सेम टाइम क्या रिलीज करेगी, यहाँ पे कैपिलरी क्योंकि ऑक्सीजन लेके आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, अपने साथ ब्लड में लाई O2 को कैपिलरी किडनी में छोड़ती है, किडनी में छोड़ती है कहने से मतलब यहाँ पे ये है भाई, सिंपल सी बात है, किडनी में छोड़ती मतलब किडनी को ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना भाई, सबको चाहिए, हर एक की सेल को चाहिए। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को दिया, है ना, O2 दिया, सेम टाइम पे साथ ही जो वेस्ट भी आ रहा था, क्योंकि इसको पता था कैपिलरी को भाई यही है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे ही तुरंत भाई वेस्ट छोड़ दो, साथ ही अपने साथ लाए वेस्ट को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, रिमूव कर दिया किडनी में, कहीं और नहीं, किडनी में, किडनी की सेल्स में। अब जरा बात करते हैं इन महाशय से, वेन्स ने क्या किया, वेन्स ने क्या किया भाई, अब वेन्स में प्योर ब्लड आ गया। अब कहोगे मैं प्योर ब्लड, बिल्कुल भाई, वेस्ट तो किडनी में छूट गया ना, अब ये कैपिलरी से प्योर ब्लड आ गया वेन्स में प्योर ब्लड मीन्स आप लिख सकते हो, और समझना हो तो विदाउट वेस्ट, है ना, वेन्स में प्योर ब्लड आ गया। अब जब यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया तो क्या होगा पता है, अब ये फिर से उल्टा क्रम, वेन्स कहाँ से आई थी, अब वेन्स ये जब जुड़ेंगी, इकट्ठा होंगी, ऐड होंगी, तो क्या बनेगा, वेना कावा बनेगा। तो वेना कावा में कौन सा ब्लड रहता है, वेना कावा अपने साथ, देखो ये प्योर ब्लड है बट डीऑक्सीजनेटेड भी है, देखो प्योर से मतलब है विदाउट वेस्ट, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है CO2 रिच, तो वेना कावा अपने साथ प्योर और CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड कैरी करेगी। फिर तो आगे की कहानी हमने पढ़ाई है, परिसंचरण तंत्र में हार्ट के पास लेके जाएगी, हार्ट उसको प्योर करेगा, हार्ट लग के पास भेजेगा, लग से फिर O2 रिच होगी, वो एक अलग चीज। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात। अब आप बोलोगे मैम ठीक है कि इसने इसको दिया बिना गंदगी का ब्लड, ये दौड़ के गई वेना कावा, सारी जुड़ गई वेना कावा के पास प्योर ब्लड, गंदगी का क्या हुआ मैम, वेस्ट का क्या हुआ, ये तो बताइए। तो बताते हैं, अब जो वेस्ट है भाई, इसके अंदर एक और हीरो था यहाँ पे, कैपिलरीज और वेन्स के अलावा, चलो उसको गिना दिखा देते हैं कुछ ग्रीन कलर से, और वो क्या थी, वो थी ब्रांच ऑफ यूरेटस। देखो समझाने के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कि किडनी के अंदर क्या क्या हो रही है पूरी स्टोरी, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पुराना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना भी पड़ेगा, तब रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे ब्रांच ऑफ यूरेटर्स भी हैं, क्या है, इनको हम क्या लिखेंगे, ब्रांच ऑफ यूरेटर्स, मूत्र वाहिनी की बहुत सारी पतली पतली ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑफ यूरेटर्स, ये कहेंगे भाई
दे दे मुझे वेस्ट मटेरियल, मैं ही हूं जो इसको, इस वेस्ट मटेरियल को लेके जाऊंगी। तो ब्रांच ऑफ यूरेटर्स जो वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल्स को अपने साथ ले जाएंगी, जो वेस्ट मटेरियल को अपने साथ ले करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएंगी, अपने वेस्ट मटेरियल को अपने साथ लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएंगी। और वहां से ही तो पता ही है आपको, फिर अर्जेंट यूरिनेशन होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे आप? मोटी मोटी कहानी सबको समझ में आई? क्या है एरोटा का, क्या हुआ, आर्टरीज बनी, फिर वो कैपिलरीज में चेंज हुई, वेना कावा वेन्स में चेंज हुई, यूरेटर्स जो है वो मूत्रवाहिनी है, फिर है ये किडनी, किडनी के अंदर तीनों है, अपने अपने काम कर रही है सभी। चलिए भाई, यहां तक की बात खत्म नहीं होती है। ये तो आपने थोड़ा समझ लिया, सब कुछ समझा दिया मैंने इस फिगर से रिलेटेड। अब मुझे आपको जो समझाना है वो कुछ यहाँ पे आपको लेके चलना है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गुर्दों में यानी कि वक्र में मूल निस्पंदन इकाई, जैसे वहां पे एल्वुलाई होते थे, तो यहाँ पे भी बहुत पतली दीवारों वाली रक्त केशिकाओं का एक समूह है। गुर्दे में प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक नलिका के कप के आकार के अंत में स्थित होता है। यह ट्यूब फिल्टर्ड मूत्र एकत्रित करती है। आप बोलोगे मैम कुछ नहीं पल्ले पड़ा, ये क्या है? आएगा समझ में, रुक जाओ बताती हूँ आपको। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है? और अब यहाँ ब्लैक बोर्ड को देखो। एक्चुअली में बेटा ये जो किडनी में इतना कुछ तुमको अभी मैंने बताया वो सब सही है, लेकिन यहाँ पे एक नई बात और आपको देखनी है और समझनी है। वो क्या है, ध्यान से देखो। एक्चुअली में अगर मैं आपसे बात बोलूं तो किडनी की यानी कि वक्र की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? किडनी की स्ट्रक्चरल नेफ्रॉन्स, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों ही किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन होते क्या है? किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन होते क्या हैं? ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं। मींस जो किडनी में ब्लड फिल्टरेशन होता है वो फिल्टरेशन नेफ्रॉन ही करते हैं एक्चुअली में, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स दोनों ही किडनी में होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उसी को कहते हैं जो क्या करे, जो काम करे। तो यहाँ पे मेन किडनी में होता क्या है, फंक्शन क्या है किडनी का? किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का तो फंक्शन ही यही है ना, का फंक्शन है क्या? ब्लड फिल्टरेशन। क्या है? ब्लड फिल्टरेशन। तो ये ब्लड फिल्टर करने का काम करते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं हमारी। क्लियर है मेरी बात? चलो भाई, अब एक बात ध्यान से समझते हैं भाई। चलो, वो क्या है कि एक्चुअली में ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो भाई, इतना कुछ तो समझ लिया, जो आपने समझाया वो सारी बात हमें समझ में आई। लेकिन अब जरा बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जरा ध्यान देना है सभी को। एक्चुअली में ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके सा होता है, कप शेप। इसका एक हिस्सा यानी कि इसका एक पोर्शन तो कुछ ये कप शेप्ड जैसा दिखता है, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो कुछ ट्यूब लाइक दिखता है। क्या दिखता है? वो कुछ ऐसा ट्यूब लाइक सा दिखता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ठीक करती हूँ। एक हिस्सा इसका कुछ कप शेप, देखो कप जैसा है, और एक हिस्सा इसका कुछ यूं ट्यूब लाइक जैसा होता है।
ट्यूब लाइक जैसा होता है, और जो कि आगे चल करके, येलो कलर कर देती हूँ, ब्रांच ऑफ यूरेटर्स से जुड़ा होता है। क्या होता है? ये क्या है? ये है ब्रांच ऑफ यूरेटर। अब किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जानते हैं यूरेटर्स क्या है। मूत्र वाहिनी है, यही आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। बहुत बार बता दिए, समझ चुके होंगे। ये क्या है? सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द नेफ्रॉन। इसको हम वक्राणु भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में आप इसे नेफ्रॉन भी लिख सकते हो, मोर देन इनफ, सही है। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ये क्या है? ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। ये आगे कैसा होता है? ये आगे होता है कप शेप्ड। आगे कप शेप्ड होता है, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्या बोला जाता है इसे? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है इसे? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और ये जो हिस्सा होता है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये कहलाता है टिब्यूल। क्या बोला जाता है इसे? ट्यूब्यूल। और अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम अभी तो बताया था कि किडनी के अंदर आर्टरीज की ब्रांचेस, वेन्स की ब्रांचेस, यूरेटर्स की ब्रांचेस, वो सब कहाँ गई है भाई? हर एक नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी में बहुत सारे, अच्छा तुमको पता है, रिलेट करो भाई, एक छलनी होती है, तुम छानते हो, उस छलनी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर तुम आधे छेदों को बंद कर दोगे तो छनना कम हो जाएगा ना, सारे पोर्स खुले होंगे तो अच्छे से छनेगा। सेम डेट किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। ये सारे नेफ्रॉन्स अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे से ब्लड फिल्टर होगा। अब ध्यान से समझना, जो ये एरोटा आती है, जो आगे चल के बड़े ही थिन, बहुत ही ज्यादा थिन फाइन ब्रांचेस में बदल जाती है अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते भाई? रोटा ही तो आई थी ना दोनों के अंदर कैपिलरीज के फॉर्म में, लेफ्ट किडनी राइट किडनी में। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये क्या है? ये थिन ब्रांचेस ऑफ क्या है? कैपिलरीज है। इन थिन और ये अपने साथ कैसा ब्लड लेके आएंगी? डर्टी ब्लड। फिर से भूल गए तुम? डर्टी ब्लड लेके आती हैं, भले ही वो O2 रिच है, बट वेस्ट मटेरियल लेके आ रहे हैं ना। भूलोगे इतने जल्दी कैसे? डर्टी बट वेस्ट तो है ही है, उसमें ऑक्सीजन भी है। चलो भाई, अब इसको बोलते क्या है? चलो एक बात बताते पहले। अब ये जो मैंने तब बोला था कि ये जो बहुत फाइन ब्रांचेस हैं, ये आगे चलेंगी और ये किससे मिलेंगी? ये आगे आई, ये फिर से किसमें चेंज हो गई? पतली पतली ब्रांचेस में चेंज हो गई। और ये थिन कैपिलरीज जो है वहां पे गुच्छे रूप में थी, और फिर ये किससे कनेक्ट हुई? हमारे वेन्स से जुड़ी। किससे जुड़ी? ये वेन्स से जुड़ी। ठीक है भाई, ये सारी की सारी किससे जुड़ रही हैं? वेन्स से जुड़ रही हैं। फिर ये वेन्स आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ये जब आपस में सारी वेन्स जुड़ रही हैं तो ये क्या बना रही हैं भाई? वेना कावा बना रही हैं। ये क्या बना रही है? ये सारी की सारी वेन्स आपस में जुड़ करके क्या बना रही हैं? वेना कावा। ठीक है, जो बताया था सब अभी भी वैसा ही होगा, कुछ ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? वही बात है कि इसने इन सारी सारी कैपिलरीज ने क्या किया? यहाँ पे किडनी को ऑक्सीजन दे दी, ठीक है, और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। क्या किया इन्होंने? अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी, O2 रिलीज करी, और सेम टाइम पे एंड वेस्ट भी रिलीज किया। क्या किया? O2 रिलीज एंड वेस्ट रिलीज इन किडनीज। कहाँ पे? किडनीज में। ठीक है भाई, चलो अब ये जो हमारी वेन्स है, ये कैसा ब्लड लेकर के जाएंगी? ये लेकर के जा रही है हमारा प्योर ब्लड। वेस्ट तो छूट गया ना, वेस्ट तो छूट गया। तो अब वेना कावा में कैसा ब्लड आया?
प्योर ब्लड आया। ठीक है भाई, अपने साथ प्योर ब्लड लेके चली गई। अब आपको पता ही है जो गुच्छे नुमा संरचना यहाँ पे थी, ठीक है ना, ये जो कप, सॉरी सॉरी एक चीज गड़बड़ कर दी थी मैंने, बहुत बड़ी गड़बड़ है वैसे वो, यहाँ पे ध्यान दे लो। अब थोड़ा सा बस नाम का एक्सचेंज करना है। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इसको व्हाइट कलर से ही लिख देते हैं। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बहुत ध्यान से समझना, इसे बोला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो बिल्कुल पतली सी एरोटा जो है थिन ब्रांचेस में टूट गई, इस थिन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? इन थिन ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इन थिन ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर को एक्चुअली बोला जाता है क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ, इसे क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। ये जो ग्लोमेरुलस है जब अपने साथ ब्लड जो लेके आ रही थी, तो इसमें इस बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है? ये छलनी है। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो इससे नहीं छनती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आरबीसी, है ना, मैं बात करूं आरबीसी की, तो जो आरबीसीज हैं, जो देखो एक होता नहीं है, कभी तुम देखो शरबत बनाओ, चीनी घोल दो पानी में, पूरे अच्छे से घोल दो, छन्नी से छानो, तो क्या देखोगे? चीनी तो घुली थी, इसे छन्नी से कुछ नहीं बचा। चाय छानोगे तो चाय पत्ती छन्नी में आ जाती, बट चीनी नहीं आई घुलने के बाद। सेम वे आरबीसी छोटे होती हैं, छोटे होने के कारण, ये काफी फाइन होती हैं होने के कारण, ठीक है, ये हमारी ग्लोमेरुलस से नहीं छनती हैं। ये क्या होती हैं? से नहीं छनती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एट द सेम टाइम कि जो बाकी की चीजें हैं वो इससे बाहर आ जाती हैं, और वो बाकी की चीजें क्या होंगी वो भी हम आपको बताते हैं। अब ये जो चीजें आप देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है पता है आपको? ये कहलाता है फिल्ट्रेट। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट। इसको बोलते हैं छनित्र। क्या बोलते हैं? छनित्र, फिल्ट्रेट। इसमें होता क्या क्या है ये भी देख लो भाई। इसमें होता है अमीनो एसिड, ठीक है, इसमें होते हैं सॉल्ट, इसमें होता है वाटर, और इसमें होता है यूरिया। ठीक है भाई, लेकिन क्या सारी चीजें वेस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट। अमीनो एसिड वेस्ट है? नहीं है भाई, नहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या सारे सॉल्ट वेस्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारा पानी शरीर से बाहर निकलना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यूरिया वेस्ट हो सकता है। अब ये जो चीजें इसने बाहर छोड़ दी, बाकी आरबीसी वगैरह तो अपने साथ ही ले गए भाई। अब ये जो फिल्ट्रेट है उसकी कहानी को समझते हैं। तो अब इस फिल्ट्रेट में मैंने जो आपको बताया कि फिल्ट्रेट, फिर से मैं लिख देता हूं, इस फिल्ट्रेट में यानी कि इस छनित्र में मैंने आपको बोला क्या क्या है। इस फिल्ट्रेट में है ग्लूकोज, इसमें है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इसी में है सॉल्ट, इसी में है वाटर, और इसी में है यूरिया। तो देखो सब तो इसमें से वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट क्या है भाई? अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर यहाँ पे मैं आपसे बात बोलूं तो मैं बोलूंगी कि इसमें वेस्ट क्या हो सकता है भाई? इसमें से वेस्ट होगा सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट वेस्ट हो सकते हैं, लवण जिसे हम कहते हैं, कुछ लवण तो वेस्ट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट हो सकता है, ठीक है, यूरिया वेस्ट हो सकता है जो कि यूरिन फॉर्म में यानी कि मूत्र के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन क्या सब? बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है कि जो जरूरी चीजें हैं इसमें से वो हमारे किडनी के टिब्यूल पार्ट से, ये जो टिब्यूल पार्ट है, टिब्यूल पार्ट से उनका क्या हो जाता है, टिब्यूल पार्ट से जरूरी मटेरियल्स का, जरूरी मटेरियल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में पुनः अवशोषण। क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है इस टिब्यूल पार्ट से, जरूरी चीजों का टिब्यूल पार्ट से पुनः अवशोषण हो जाता है। इतनी अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये टिब्यूल पार्ट होती है। इस प्रकार से पूरी कहानी आपने समझी कि भाई किस प्रकार से केवल और केवल वेस्ट चीजें शरीर से बाहर निकलती हैं और बाकी की सारी चीजें हमारे शरीर में रह जाती हैं। तो ये था ऑल अबाउट एक्सक्रीशन, ब्लड फिल्टरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइए। चले अब एक बार देखते हैं, अब आई होप सब समझोगे तुम कि यह एक आश्चर्य की बात नहीं है कि गुर्दे में मूल निस्पंदन इकाई फेफड़ों की तरह बहुत पतली दीवारों वाली रक्त केशिका का एक समूह है। गुर्दे में प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक नलिका के कप के आकार के अंत में स्थित होता है। यह ट्यूब फिल्टर्ड मूत्र एकत्रित करता है। यहाँ पे हमने सब देखो वही सारी चीजें, वक्र की धमनी की शाखा, ब्रांच ऑफ कैपिलरी, कोशिका गुच्छा, ग्लोमेरुलस, कप शेप्ड वोमेन कैप्सूल, वक्राणु का नलिकाकार भाग, ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब समझ पा रहे हो, देखो आप, वक्र शिरा की शाखा, वक्र धमनी सब है। और क्या हो रहा है, चीजें एक्सचेंज हो रही है। और ये है संग्राहक वाहिनी, यानी कि यही है जो आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट है ये, और ये कलेक्ट करके किससे जुड़ी होगी, आपके यूरेटर्स से। फाइनली ये यूरेटर्स यानी कि मूत्र वाहिनी हमारे मूत्राशय से जुड़े होंगे और इस प्रकार जा करके क्या होगा, हमारा यूरिन शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें वैसे ही है। प्रत्येक गुर्दे में बहुत बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के अंत में बोमेन कैप्सूल नामक एक कप के आकार की संरचना देखी जाती है। यह ग्लोमेरुलस नामक बहुत पतली दीवारों वाली रक्त केशिकाओं का एक समूह को घेर के रखती है। ग्लोमेरुलस में रक्त को फिल्टर किया जाता है। बोमेन कैप्सूल छाने गए पदार्थों को एकत्रित करता है। फिर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लवण और बड़ी मात्रा में पानी को चयनात्मक रूप से फिर से अवशोषित किया जाता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ये फिल्ट्रेट गया, यहाँ पे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिला। बात की मैंने भी किन किन चीजों का। फिर प्रत्येक गुर्दे में मूत्र एक लंबी ट्यूब मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो तब मूत्राशय में जाता है, उसमें संग्रहित होता है। जैसे जैसे मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड करता है, उस पर एक प्रेशर पड़ता है और हमें अर्ज टू यूरिनेशन होती है। अब क्या हो, अगर किसी की एक किडनी खराब हो तो चलो दूसरी किडनी सपोर्ट करेगी, बट अगर हम बात करें कि दोनों किडनी खराब हो जाए तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको आर्टिफिशियल किडनी जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस है दैट इज डायलिसिस। इसमें रोगी को हफ्ते में एक बार या 2 बार बुलाना पड़ता है एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। फिर उसको क्या किया जाता है, वहां से उसके ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है और वहां से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आमतौर पर एक हम बात करें हेल्दी पर्सन में तो 180 लीटर का प्राइमरी फिल्ट्रेट बनता है, जिससे करीब करीब 1.2 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होता है। बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, शेष निस्पंदन वक्र की नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं आपसे न्यू चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अच्छे से पढ़िए, चीजों को टाइम से रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके देखो। बेटा देखो, एक चीज है
चीजें थोड़ी सी टिपिकल हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इतने अच्छे, मतलब आप इतने डिटेल में किडनी की स्टडी कर रहे हो, एक एक नेफ्रॉन के पार्ट को इतने डिटेल में बताएगा, बट ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगी। मैंने कोशिश की है कि चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में, बेसिक तरीके से आपको समझाऊं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके डिस्कस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।